वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का लेक्चर 9 और लेक्चर 9 के अंदर हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को हम कैसे देखते हैं। बेसिकली अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें, जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जीओसी के 8th लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कटायन को हम कैसे जज करते हैं, इस वाले लेक्चर के अंदर आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को हम कैसे जज करते हैं। बेसिकली अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से रूल को हम किस किस तरीके से लगाएंगे कि हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकल के आएगा और क्या-क्या फैक्टर्स वर्क करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को जज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जीओसी का लेक्चर 9 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के साथ में, ठीक है। तो बेसिकली अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें तो कार्बन आयन बेसिकली हमारे पास में क्या होता है। कार्बन आयन बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। क्या होती है हमारे पास में कार्बन आयन, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, कार्बन आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की बात करें तो उसकी स्टेबिलिटी हमें क्या देखनी है, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें फाइंड आउट कर कर लेकर आना है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की बात करें तो बेसिकली इसके ऑर्डर की बात करें, इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो स्टेबलाइज कौन करेगा, अगर इसके साइड में कैसा ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसके साइड में लगा होगा, वैसे स्पीशीज इसे क्या करेगी, ज्यादा स्टेबलाइज। अगर इसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो बेसिकली वो स्पीशीज इसे क्या करेगी, डिस्टेबलाइज करेगी। मान लीजिए इसके पास में ऑलरेडी एक्सेसिव अमाउंट में पैसा है, एक्सेसिव अमाउंट में इसके पास में बहुत सारा पैसा है, तो इसके पास में अगर ये किसी भी दान करने वाले इंसान से क्यों मिलेगा, इसको कोई जरूरत नहीं है पैसे की। अगर इसके पास में ये क्या कर सकता है, किसी भी भिखारी को पैसा आराम से दे सकता है, जिसकी हेल्प कर सकता है उसे क्या कर सकता है, पैसा आराम से दे सकता है। इसका मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है वो क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा तो उसकी हमें क्या करनी है, उसके अकॉर्डिंग उसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें अरेंज कर कर लेकर आना है। तो अगर बेसिकली हम स्टेबिलिटी की बात करें कार्बन आयन की, तो कार्बन आयन कैसी स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की बात करें तो दो तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो सकती है। एक हो सकती है हमारे पास में न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और एक हो सकती है हमारे पास में चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। चार्ज की बात करें तो बेसिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के अंदर क्या आता है, हमारे पास में कार्बन आयंस आते हैं, नेगेटिवली चार्ज एनायंस आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पर कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। और रूल्स को आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा। नंबर वाइज आपको लगाने होंगे। अगर आपका रूल नंबर 1 फेल हो जाता है उस केस में आपको रूल नंबर 2 लगाना है। अगर आपका रूल नंबर 2 फेल हो जाता है तो उस केस में आपको रूल नंबर 3 लगाना है। अगर रूल नंबर 3 आपका फेल हो जाता है देन यू हैव टू मूव ऑन टू रूल नंबर 4। अगर आपका रूल नंबर 4 भी फेल हो जाता है देन यू हैव टू ऑन रूल नंबर 5, ठीक है। इस तरीके से आपको रूल नंबर्स लगाने हैं। अगर आप बात करिए रूल्स की तो बेसिकली रूल नंबर 1 के अंदर आपको क्या देखना है, अगर आपके पास में कोई भी कार्बन आयन स्पीशीज है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है और उसका आपको ऑर्डर फाइंड आउट कर कर लेकर आना है स्टेबिलिटी का, तो उसमें रूल नंबर 1 में आपको क्या देखना है, बेसिकली सबसे पहले आप कार्बन आयन में देखते हैं साइज। क्या देखते हैं, साइज। और बेसिकली आपको सबसे पहले आपके पास में अगर 3 से 4 कार्बन आयंस रखे हुए हैं तो उन कार्बन आयंस में आपको सबसे पहला फैक्टर जो जज करना है वो ये करना है कि आपको ये देखना है कि क्या वो सारे के सारे कार्बन आयंस जो रखे हुए हैं वो कार्बन आयन सेम ग्रुप के हैं या फिर सेम पीरियड के हैं। अगर सेम ग्रुप के हो, क्या हो, अगर वो सेम ग्रुप के हो, ठीक है, अगर वो सेम ग्रुप के होंगे तो आपको सबसे पहले रूल नंबर क्या लगाना है, साइज का फैक्टर लगाना है। मान लीजिए आपके पास में क्या है, अगर हम बात करें साइज, तो साइज पर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा हमारे पास में कार्बन आयन का साइज होगा, जितना ज्यादा हमारे पास में क्या होगा, कार्बन आयन का साइज होगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास में क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। मान लीजिए अगर मैंने एग्जाम्पल लिया इस तरीके से, मान लीजिए मेरे पास में कार्बन आयन है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और आयोडीन माइनस। अब आपको पता है ये सारी की सारी स्पीशीज किसकी है, ग्रुप 17 की है। ग्रुप 17 की हेलोजेंस की है ये सारी स्पीशीज। अगर ये हेलोजेंस की है तो बेसिकली अगर इनकी बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट या थर्ड पीरियड का या फोर्थ पीरियड का, और ये किसका है, सिक्स पीरियड का एलिमेंट। अगर हम बात करें, सॉरी, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का और ये किसका है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट। अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर ये इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे पास में यहाँ से यहाँ जा रहे हैं
तो इसको मैं डाउन द ग्रुप के अकॉर्डिंग लिख देती हूँ। F माइनस है, हमारे पास में Cl माइनस है, Br माइनस है, और क्या है हमारे पास में I माइनस। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे पास में अल्टीमेटली साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि शेल नंबर हमारे पास में क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर हम बात करें F माइनस की, तो मान लीजिए F माइनस की साइज है इतनी, तो Cl माइनस की साइज कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अगर Br माइनस की बात करें तो उसकी साइज कितनी हो जाएगी, इतनी। और I माइनस की अगर हम बात करें तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, इतनी। अब सब पे चार्ज नंबर क्या है, सेम है। अगर हम बात करें चार्ज नंबर की और चार्ज डेंसिटी की, तो अगर यहाँ पर साइज कम है और इस पे भी एक ही चार्ज है, और इसके नीचे वाले की Cl की साइज ज्यादा है, उस पे भी सेम नंबर ऑफ चार्जेस है, इसके नीचे वाले की साइज और बड़ी है, इस पे उतना ही चार्ज है। इसका मतलब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो पर एरिया, पर यूनिट एरिया यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, F माइनस के अंदर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी साइज क्या है हमारे पास में, छोटी। तो इसकी चार्ज डेंसिटी अगर हमारे पास में ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा चार्ज डिस्पर्स्ड है, इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर क्या है, ये डिस्पर्स्ड। ये नेगेटिव चार्ज क्या है, छोटे वॉल्यूम के अंदर डिस्पर्स्ड है। ये वाला नेगेटिव चार्ज के और छोटे वॉल्यूम के अंदर डिस्पर्स्ड है, ये क्या है, बहुत ही छोटे वॉल्यूम के अंदर डिस्पर्स्ड है। तो यहाँ पर क्या है, ये कंसाइज वे में है, ये डिस्पर्स्ड नहीं है, तो ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला नेगेटिवली चार्ज एनायन क्या हो जाएगा हमारे पास में, लेस स्टेबल। इसीलिए हम कहते हैं जैसे जैसे एनायन की साइज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होता जाएगा हमारे पास में, इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको रूल नंबर 1 के अंदर, रूल नंबर 1 में आपको क्या देखना है, सबसे पहला आपको काम देखना है कि क्या आपके पास में सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, क्या आपके पास में सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर आपके पास में सेम ग्रुप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो वहां पर आप क्या देखोगे, साइज जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपके पास में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास में सेम ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं आते हैं, इट मींस आपका रूल नंबर 1 क्या हो चुका है, अब फेल हो चुका है। अगर हम बात करें रूल नंबर 2 की, तो बेसिकली अगर रूल नंबर 2 की बात करें, तो रूल नंबर 2 के अंदर आपको क्या देखना है, अगर आपके पास में सेम ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं हो, तो आपको सेकंड बात क्या चेक करनी है, क्या वो सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, क्या है, क्या वो सेम पीरियड के एलिमेंट है। अगर यहाँ पर सेम पीरियड के एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट में साइज का इतना डिफरेंस नहीं आता। वैसे हमारा साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेकिन इतना साइज में डिफरेंस नहीं आता, मेजरेबल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, जितना हम ग्रुप के अंदर चलते हैं तो आता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हम साइज को चेक नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करेंगे। क्या चेक करना है अब यहाँ पर, चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से डिपेंड करती है, नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या होगा, उसके ऊपर स्टेबलाइज होगा, और जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के अंदर वो क्या आ जाएगा, आगे। मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, एक कार्बन आयन है हमारे पास में CH3 माइनस, एक है हमारे पास में NH2 माइनस, एक है हमारे पास में OH माइनस, और लास्ट है हमारे पास में F माइनस। इस तरीके से चार हमारे पास में कार्बन आयंस प्रेजेंट है। तो ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। इसका मतलब रूल नंबर 1 लगाया हमने, सबसे पहले देखा कि एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं या नहीं। तो ये सेम ग्रुप का एलिमेंट नहीं है। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन फैमिली का, ये नाइट्रोजन फैमिली का, ये ऑक्सीजन फैमिली का, और ये किसका है, हेलोजन फैमिली का है। अगर हम बात करें, तो फिर हमें क्या करना है, रूल नंबर 1 फेल हो चुका है, तो हमें किससे मूव ऑन करना है, रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 पर अगर हम देखें, तो बेसिकली रूल नंबर 2 के अंदर हमें क्या देखना है कि सेम पीरियड के एलिमेंट है वो। तो हमने देखा कि हाँ, ये सेम पीरियड के एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट किसके, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। अगर ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो बेसिकली अब हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं, तो हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती रहती है, इंक्रीज। और इससे भी अलावा आपको एक चीज और पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, हाईएस्ट होती है 4.0। अगर हम बात करें बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद में OH माइनस, उससे कम, उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास में NH2 माइनस की, और सबसे कम हो जाएगी हमारे पास में किसकी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में, कौन, कार्बन आयन। ठीक है। तो हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, F माइनस, उसके बाद में कौन आ जाएगा, OH माइनस, उसके बाद में कौन आ जाएगा, NH2 माइनस, उसके बाद में कौन आ जाएगा हमारे पास CH3 माइनस। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। बात करें, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से भी सेकेंड रूल भी आपके पास में क्या हो जाता है, फेल। अगर आपके पास में सेकेंड रूल भी फेल हो जाता है, देन यू हैव टू मूव टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बेसिकली आपको क्या कहता है, रूल नंबर 3 के अंदर आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को कैसे जज करेंगे। अगर आपके पास में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स लगे हुए हैं, तो आप रूल नंबर 3 के अंदर किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, आप रखेंगे रेजोनेंस को, और किसको, मेसोमेरिक इफेक्ट को प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक है, किसको रखेंगे, रेजोनेंस और मेसोमेरिक को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे। अगर बात करें रेजोनेंस और मेसोमेरिक से आपको आंसर नहीं निकले, या फिर यहाँ से कुछ क्लैश हो जाता है, या फिर क्लैरिफाई नहीं हो पाता है, यहाँ से कुछ फैक्टर सेम हो जाते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, रूल नंबर 4 पे मूव ऑन करना है। रूल नंबर 4 आपको कहते हैं, आपको उसके बाद में क्या देखना होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या देखना होगा आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आप नहीं देख पाए, तो आपको क्या देखना है फिर उसके बाद, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आपको क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्या देखना है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर बात करें यहाँ पर रेजोनेंस मेसोमेरिक की, तो कौन से वाले रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें, तो रेजोनेंस भी कैसा होना चाहिए, -R, या फिर कैसा इफेक्ट होना चाहिए, -M। ठीक है, अगर बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी कैसा होना चाहिए, -H। इंडक्टिव की बात करें, तो इंडक्टिव भी कैसा होना चाहिए, -I। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास में रूल 5। 5 रूल थे हमारे पास में, आपको नंबर वाइज लगाना है। सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 लगाना है, फिर आपको रूल नंबर 2 लगाना है, उसके बाद में आपको रूल नंबर 3 लगाना है, उसके बाद में आपको रूल नंबर 4 एंड देन रूल नंबर 5। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन है इस तरीके से कि आपके पास में आपको स्टेबिलिटी ऑफ, क्या बताना है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपको बताना है, और आपके पास में कार्बन आयन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। मान लीजिए कार्बन आयन प्रेजेंट है आपको, आपके पास में इस तरीके से, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कार्बन आयन प्रेजेंट है। इसके बाद में आपके पास में क्या प्रेजेंट है, दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से प्रेजेंट है। एक फिनाइल रिंग यहाँ पर है, एक यहाँ पर है CH माइनस, एक क्या है आपके पास में फिनाइल रिंग इस तरीके से बनी हुई है। एक फिनाइल रिंग आपके पास में क्या बनी हुई है, इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, अगर आपके पास में इस तरीके से बना हुआ है, तो बेसिकली ये है आपके पास में। ठीक है, इन तीनों में अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल कर लेकर आना है, तो बेसिकली आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये कार्बन आयन है आपके पास में, यहाँ पर ये कार्बन आयन है, यहाँ पर ये कार्बन आयन है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें, तो यहाँ पर सेम ही एलिमेंट के ऊपर लगा हुआ है, सारे के सारे सेम एलिमेंट्स, तो आपका रूल नंबर 1 भी अल्टीमेटली फेल हो जाता है। उसके बाद में आपका रूल नंबर 2 भी अल्टीमेटली फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेम पीरियड का तो है, लेकिन सेम ग्रुप का भी है। इसका मतलब एटम आपके पास में क्या है, सेम है, एटम आइडेंटिकल है। तो आपके पास में एक्सटर्नल फैक्टर्स से आप मूव ऑन करेंगे रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 में आपको क्या देखना है, रेजोनेंस आपको देखना है। तो रेजोनेंस की अगर हम बात करें, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ रेजोनेंस कर रहा है, बेंजीन के साथ में। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ रेजोनेंस कर रहा है, इस तरीके से दोनों साइड में। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ रेजोनेंस कर रहा है, इस तरीके से 3 फिनाइल रिंग्स के साथ में। ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड कहाँ पर होगा, डीलोकलाइज्ड कहाँ पर होगा, थर्ड वाले में। तो स्टेबिलिटी हमारे पास में किसकी बढ़ जाएगी, कार्बन आयन में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, थर्ड की हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर दो फिनाइल रिंग से रेजोनेंस में मिल रहा है, -R इफेक्ट शो कर रहा है ये फिनाइल रिंग, ये भी कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, -R। ये भी कैसा, -R, ये भी -R, ये भी -R, और ये फिनाइल रिंग भी कैसा इफेक्ट शो कर रही है, -R इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 to 1। फिनाइल रिंग बेसिकली उसके ऊपर लगे हुए ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा इफेक्ट शो करती है। कभी ये -R शो करती है, अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन प्रेजेंट होता है, तो फिनाइल रिंग कैसा इफेक्ट शो करती है, +R इफेक्ट। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट ये शो करती है अकॉर्डिंग टू दी ग्रुप प्रेजेंट एट बेंजीन। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए हमारे पास में क्या दे रखे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है। मान लीजिए ये आपके पास में एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है आपके पास में CH3 CO4 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है आपके पास में CH3 CH2 4 नेगेटिव। अगर इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर भी आपको स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बताना है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बताने के लिए आप क्या करेंगे, तो पहले रूल लगाएंगे क्या,
रूल नंबर वन आपको क्या कहता है कि क्या वो सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो यहाँ पर तीनों ही ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रूल नंबर वन और टू दोनों भी फेल हो जाते हैं। चलते हैं रूल नंबर थर्ड के ऊपर। अगर रूल नंबर थर्ड की बात करें तो बेसिकली ये वाला क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, यहाँ पर डीलोकलाइज करेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ डीलोकलाइज करेगा, इस तरीके से डीलोकलाइज करेगा। और ये कैसा है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना। अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या कर रहा है हमारे पास में, नॉर्मल रेजोनेंस कर रहा है। ये किससे स्टेबलाइज्ड है, नॉर्मल रेजोनेंस है। जबकि ये कैसा रेजोनेंस है, ये एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है, कैसा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अगर हम बात करें ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होता है हमारे पास में, हमने पिछले वीडियो में भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस के बारे में बात की थी कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस हमारे पास में क्या होता है, ऐसा रेजोनेंस जिसमें नेगेटिव चार्ज सिर्फ कहाँ तक जनरेट होता है, ऑक्सीजन एटम पे, या फिर ऐसा रेजोनेंस जहां पर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बेसिकली ये भी कहाँ पर सिर्फ डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ दो जगह पे डीलोकलाइज हो रहा है। अगर ये दो जगह पर डीलोकलाइज हो रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर भी क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। और हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, लेक्चर 8 के अंदर, कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होता है वो ज्यादा हमारे पास इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। क्या होता है हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो इसका मतलब यहाँ पर तो क्या मिल रहा है, इस कार्बन से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। ये तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया, इसको ऑलरेडी कैसा इफेक्ट चाहिए साइड में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जबकि इसको कौन क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई से डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो सबसे लास्ट में तो कौन आ गया हमारे पास में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के अंदर सबसे लास्ट आ गया हमारे पास में कौन, लास्ट में आ गया हमारे पास में थर्ड। उससे पहले कौन आ जाएगा, या तो ये आएगा या फिर सेकंड वाला आएगा। अगर दोनों की बात करें तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है हमारे पास में, ज्यादा इफेक्टिव, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा हमारे पास में, सेकंड वाला मॉलिक्यूल, और कम स्टेबल कौन हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट वाला। तो अल्टीमेटली फाइनल ऑर्डर आपका क्या बन गया, 2 1 3, ठीक है। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है इस तरीके से, मान लीजिए मेरे पास में क्वेश्चंस है कुछ इस तरीके से, अलग अलग क्वेश्चंस है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है हमारे पास में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को जज करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास में ये कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को अरेंज करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में हमें एक ही काम करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को अरेंज कर कर लेकर आना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा कार्बन आयन के। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो बेसिकली अगर इस कार्बन आयन की बात करें तो ये कार्बन का आयन क्या कर सकता है, दो जगह डीलोकलाइज हो सकता है। अगर इस कार्बन आयन की बात करें तो ये कार्बन आयन क्या हो सकता है, इस तरीके से एक एक तरफ डिलोकलाइज हो सकता है। अगर इस कार्बन आयन की बात करें तो ये भी क्या हो सकता है, कुछ एक तरीके से एक एक जगह से हमारे पास में क्या हो सकता है, डिलोकलाइज हो सकता है। अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर एक रेजोनेंस है, यहाँ पर भी एक साइड से रेजोनेंस है, यहाँ पर क्या है, दो साइड से रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन हो गया हमारे पास में, फर्स्ट। उसके बाद में कौन आ जाएगा, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में अब आपको जज करना है सेकंड ज्यादा होगा या फिर थर्ड। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर कार्बन आयन की बात करें तो ये वाला जो कार्बन आयन है हमारे पास में सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ पर ये कार्बन आयन हमारे पास में कैसा है, 1 डिग्री कार्बन आयन है। यहाँ पर कोई भी साइड में ऐसा नहीं लगा हुआ है जो प्लस आई से या फिर किसी भी डोनेटिंग इफेक्ट से इसको क्या करे, डिस्टेबलाइज करे। लेकिन यहाँ पर थर्ड वाले के अंदर जो कार्बन आयन लगा हुआ है ये, यहाँ पर क्या है हमारे पास में एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है इसका मतलब ये डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी है। जबकि सीएचटी और क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन हो गया हमारा, थर्ड। और आगे कौन आ जाएगा हमारा, सेकेंड, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बन गया हमारा, 1 2 3। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या होगा, कार्बन आयंस गिवन है इस तरीके से बेंजीन के ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन जो होता है हमारे पास में फिनाइल रिंग के ऊपर, इस रिंग के ऊपर जितने भी सब्स्टिट्यूशन है के आपको इफेक्ट लिख लेने हैं, जिससे कि आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। अगर हम बात करें यहाँ पर NO2, तो ये पोजीशन कौन सी, ऑर्थो पोजीशन। NO2 ऑर्थो पोजीशन पे कैसे इफेक्ट शो करता है, माइनस एम इफेक्ट। अगर बात करें यहाँ पर ये कैसे पोजीशन है, मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे NO2 कैसे इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। मतलब जो रेजोनेंस होता है मेसोमेरिक डेप्थ सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होता है, ऑर्थो और
पैरा पोजीशन के ऊपर। तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ क्या अप्लाई होता है, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पर NO2 कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर ये पैरा पोजीशन है तो ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें बेसिकली, तो यहाँ पर सारे के सारे किसी न किसी टर्म्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन हो जाएगा, लास्ट में कौन चला गया, फोर्थ। अब बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, तो बेसिकली यहाँ पर रूल नंबर 1 भी फेल हो जाता है, रूल नंबर 2 भी फेल हो जाता है। मूव ऑन करोगे रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 आपको क्या कहता है, आपको रेजोनेंस देखना है, माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट देखना है। माइनस एम इफेक्ट उसको क्या करेंगे, ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पर भी माइनस एम इफेक्ट है और यहाँ पर भी क्या है आपके पास में, माइनस एम इफेक्ट। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल है आपके पास में, ये क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल होंगे। फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे आगे, और पीछे कौन चला जाएगा आपके पास में, सेकंड वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि ये किससे स्टेबलाइज कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट से। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट को हम कम प्रायोरिटी देते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड मॉलिक्यूल की, रेजोनेंस से आप यहाँ पर मेसोमेरिक से नहीं कर पा रहे जस्टिफाई, तो फिर आप क्या चलेंगे, किस पे चलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। अगर आप इंडक्टिव पे चलते हैं बेसिकली, यहाँ पर NO2 कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई, और NO2 क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो। मेसोमेरिक का आप इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो मैग्नीट्यूड होता है मेसोमेरिक का, अगर ग्रुप सेम है तो क्या लगेगा, रेजोनेंस में बराबर लगेगा मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर कम डिस्टेंस है। कम डिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सकेगा। तो हमारे पास में फर्स्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल, और थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास में, पीछे। तो हमारे पास में ऑर्डर कुछ इस तरीके से बन गया, 1 3 2 4। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के ऊपर। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली क्या है, NO2 कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम। CN कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम। ये भी कैसा करता है, ये कैसा करते हैं, प्लस एम इफेक्ट, और ये कैसा करते हैं, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें ये दोनों कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये कार्बन आयन क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खत्म करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा बढ़ रही है इस कार्बन आयन के ऊपर। तो ये दोनों तो क्या होगा, थर्ड और फोर्थ से सबसे कम स्टेबलाइज होगा। थर्ड फोर्थ में भी ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन होगा, जिसका प्लस एम क्या होगा, ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर देगी। जितनी ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग इस कार्बन आयन को पहुंचाता रहेगा, उतना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या होगा, डेंसर होगा, और उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज। तो सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो प्लस एम की ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो NH2 का प्लस एम क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू OH माइनस, OH के प्लस एम इफेक्ट के। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन हो गया हमारे पास में, फोर्थ सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया। उसके बाद में कौन आ गया, फोर्थ से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा, थर्ड। अगर बात करें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल की, तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, ये स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, माइनस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब विड्रॉ कौन ज्यादा करेगा, जिसका माइनस एम इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। अगर माइनस एम इफेक्ट की बात करें, तो माइनस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, NO2 का ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, CN के कंपैरिजन में। तो ज्यादा स्टेबलाइज कौन हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, सेकंड के कंपैरिजन में। तो ऑर्डर क्या आ गया आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, NO2 कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम। CN कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम। CHO कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम। COOH भी कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। अगर बात करें इन चारों मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर जब कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है लास्ट में, तो हमारे पास में फिफ्थ तो क्या आ गया, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज। यहाँ पर कुछ ना कुछ विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो अब हमें क्या देखना है कि माइनस एम इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जिसका जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कार्बन आयन हमारा स्टेबल। अगर हम माइनस एम इफेक्ट की बात करें, तो NO2 का माइनस एम क्या होता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका होता है, CN का। उसके बाद किसका होता है, CHO का। फिर किसका होता है, एसिड का। ठीक है, तो हमारे पास में ऑर्डर भी क्या आ गया स्टेबिलिटी का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, चलिए आगे। मान लेते हैं अब हमारे पास में ये एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम एक एक जनरल मेथड लेकर चलेंगे इसको समझने के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की, तो बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस तरीके से डीलोकलाइज होगा। ठीक है, अगर हम इस नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो ये भी किस तरीके से डीलोकलाइज होगा, यहाँ। अगर इस नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो ये भी किस तरीके से डीलोकलाइज होगा, इस तरीके से। ठीक है,
तो डिफरेंस क्या है इन डीलोकलाइजेशन में, और ये डीलोकलाइजेशन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा ये आप पता करना है। तो बेसिकली इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ फैक्टर्स लगाएंगे। अगर फैक्टर्स की बात करें तो बेसिकली आप क्या लगाएंगे यहाँ पर कैसा प्रेजेंट है CH3, ठीक है, कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर कार्बोनाइल के बगल में कैसा ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर कहाँ पे जा रहा है, दोनों साइड में जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये भी क्या, ये कहाँ जा रहा है, इस तरीके से कंप्लीट यहाँ पर कार्बोनाइल सेंटर पे डोनेट हो रहा है, ठीक है ना, समझ में है। अगर बात करें, मान लीजिए अगर इस नेगेटिव चार्ज की बात करें, फर्स्ट के अंदर कार्बन आयन के नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहता है, डोनेट होना चाहता है। तो इसके साइड में ये वाला कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अगर खींचेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन खींच सकता है, जिसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, यही होता है, ठीक है। अगर बात करें, मान लीजिए ये वाला है हमारे पास में क्या, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के पास में सिर्फ, मान लीजिए इस कार्बन के पास में कितनी वैकेंसी, 150 रुपए ये ले सकता है, ठीक है। कितने रुपए ले सकता है ये, 150 रुपीज इसके लेने की टेंडेंसी है, ठीक है। अगर इसकी 150 लेने की टेंडेंसी है तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ से 150 ले सकते हैं। अगर इसकी टेंडेंसी 150 और इसके पास में वैकेंसी 150 रुपए की है तो ये 150 रुपए यहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी वैकेंसी थी इनिशियली 150 रुपए की, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये लोन पे डोनेट हो रहा है, तो 150 में से बेसिकली 50 रुपए का डोनेशन किसने कर दिया, इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर कर दिया। तो अब इसके पास में कितनी वैकेंसी हो गई, इस कार्बोनाइल सेंटर के ऊपर, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर कितनी वैकेंसी है, 100 रुपए की वैकेंसी है। अगर ये 100 रुपए की वैकेंसी है तो इससे कितना चार्ज लेगा, 100 ही चार्ज लेगा। अगर बात करें इस थर्ड वाले मॉलिक्यूल की, तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या था, हमारे पास में 150 रुपए लेने की टेंडेंसी इसकी थी, वैकेंसी थी। अगर बात करें ये 150 रुपए की, तो बेसिकली 150 रुपए में से यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट तरीके से ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो रहा है, कहीं पे भी और डोनेट नहीं हो रहा। ये लोन पेयर क्या था, सेकंड वाले मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर भी डोनेट हो रहा था, और कहाँ पर हो रहा था, साइड वाले कार्बन एटम के ऊपर भी डोनेट हो रहा था। इसका मतलब अगर ये 100 रुपीज रखता है तो 50 ये कहाँ डोनेट कर रहा था, राइट साइड में, और 50 कहाँ डोनेट कर रहा था, लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला लोन पेयर सिर्फ कहाँ डोनेट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में डोनेट कर रहा है। 100% लोन पेयर कहाँ डोनेट हो रहा है, यहाँ पर। तो 150 की वैकेंसी थी, 100 रुपए का डोनेशन किसने कर दिया, इस नाइट्रोजन ने। अगर 100 रुपए का डोनेशन कर दिया तो अब इसके पास में कितनी वैकेंसी रही, 50 रुपए की वैकेंसी। अगर 50 रुपए की वैकेंसी रही तो इसका मतलब, अब ये 50 रुपए की वैकेंसी है तो ये इस कार्बन एटम से, कार्बन आयन से कितना रुपए लेगा, 50 रुपए ही लेगा। अब देख लो कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, 150 रुपए की वैकेंसी है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कम कहाँ से होगा, इस कार्बन वाले से। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये। इसके पास में कितनी वैकेंसी है, 100 रुपए की, तो ये क्या लेगा, इससे 100 ही रुपए लेगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ज्यादा चार्ज बच जाएगा, तो ये क्या हो गया, उससे कम स्टेबलाइज। ये क्या है, इसके पास में कितनी वैकेंसी है, 50 रुपए ही ले सकता है। अब ये 50 रुपए ले सकता है तो ये इससे 50 ही रुपए लेगा, और ये क्या हो जाएगा, सबसे कम स्टेबलाइज, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, सेम ऊपर वाले की जैसा ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। क्या है, यहाँ पर ये वाला कार्बन आयन क्या होगा, यहाँ पे डोनेट होगा, और ये वाला जो लोन पेयर बेसिकली प्रेजेंट है, ये लोन पेयर क्या होगा, ये 100% तरीके से कहाँ बिजी है, इस वाले कार्बन एटम के साथ में। अगर बात करें यहाँ पर तो ये भी क्या है, इसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी कार्बन एटम के साथ में रेजोनेंस कर रहे हैं, और ये भी कहाँ करना चाहते हैं, यहीं पर रेजोनेंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला कार्बन आयन, कार्बन जो कार्बोनाइल सेंटर है, उसके पास में ज्यादा वैकेंसी प्रेजेंट है। अगर वैकेंसी की बात करें तो बेसिकली जितना कम यहाँ से डोनेट होगा उतना ही ज्यादा कार्बन के ऊपर क्या होगा, वैकेंसी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर प्लस एन इफेक्ट ज्यादा किसका होता है, NH का होता है, और कम किसका होता है, OH का। मान लीजिए यहाँ से क्या है, इसने 100 रुपए इसको डोनेट कर दी, इसके पास में 150 की वैकेंसी थी, 100 इसने डोनेट कर दी, तो कितने बचे, अब 50 की वैकेंसी इसके पास में बची। इसके पास में भी कितने की वैकेंसी थी, 150 की वैकेंसी थी, 150 में से इसने मान लो 80 डोनेट कर दिए। अगर इसने 80 डोनेट किए हैं तो अब कितना बच गया हमारे पास में, 70 की वैकेंसी है, तो ये 70 इससे लेगा, इसका मतलब ज्यादा क्या हो गया, इससे ज्यादा चार्ज लेगा। तो यहाँ पर इस कार्बन एटम के ऊपर क्या रह जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम रह जाएगी तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या आ गया हमारा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आपको कार्बन आयन का ऑर्डर फाइंड आउट कर कर लेकर आना है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास में, कार्बन आयन की इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ठीक है।
ये थे हमारे पास में स्टेबिलिटी को काउंट करने के लिए कि स्टेबिलिटी को हमें किस तरीके से देखना है, ये था हमारे पास में उस चीज को जज करने के लिए एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर हम बात करें बेसिकली, अगर हमारे पास में यहाँ पर था हमारे पास में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, तो अब हमने देख ली। अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं। मान लीजिए कुछ भी ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, बेसिकली कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे ले आते हैं जिसकी वजह से हमारे पास में क्या हो जाता है, थोड़े से हमारी चीजों को और ध्यान रखना होता है। बेसिकली हम पढ़ेंगे 3 फैक्टर्स यहाँ पर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम SIR इफेक्ट, एक पढ़ेंगे हम ऑर्थो इफेक्ट और तीसरा हम पढ़ेंगे SIP इफेक्ट, ठीक है। तीनों इफेक्ट्स पढ़ेंगे हम। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये तीनों इफेक्ट लेकर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। हर एक ऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड कर कर आता ही आता है, SIP, SIR और ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। बात करें तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये तीनों ही इफेक्ट लेकर आएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे एक एसिडिटी की वीडियो और एक लास्ट देखेंगे हम किसकी, बेसिडिटी की वीडियो। इसी के साथ आपका खत्म हो जाएगा, GOC पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। If you like my content, please do like, share and subscribe.